शुरू करेंगे हम। प्लीज join your hands, close your eyes and start ओंकार। साई राम। चलिए, टाइम भी हमारा हो गया है। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज इसकी। ठीक है, पहले हम दीक्षा और उनसे पढ़ लेते हैं, फिर हम पाठ की एक्सरसाइज कर लेंगे। आवाज सुनाई दे रही है स्क्रीन? यस मैम। चलिए हम शुरू करते हैं, क्योंकि हम अब थोड़ा सा फास्ट चलेंगे। कविता में कौन सी घटना नहीं हुई थी? रानी वीरता से लड़ी, रानी का घोड़ा मर गया था, रानी ने एक बच्चे को गोद लिया था, रानी का पुराना घोड़ा नदी पार नहीं कर सका था। मैम रानी का पुराना घोड़ा नदी पार नहीं कर सका था। मैम थर्ड, रानी के एक बच्चे की गोद लिया। सॉरी, यहाँ पर ये अच्छा, ये गलत हो गया। दामोदर के मरने के बाद एक बच्चे को गोद लिया था। उन्होंने गोद लिया था। नहीं, उसमें तो कहीं दिखाया नहीं गया था ना, पाठ में इसका चित्रण नहीं था, पाठ में इसका चित्रण नहीं था। झांसी की रानी की विशेषताएं नहीं है। निडर, वीर, युद्ध कला में निपुण, स्वाभिमानी, वीर, युद्ध कला में निपुण, निडर, अभिमानी और युद्ध कला में निपुण, निडर, साहसी और वीर। मैम स्वाभिमानी, वीर, युद्ध कला में निपुण। नहीं, विशेषताएं नहीं है। ओके। क्या हुआ? रुको एक सेकंड, ये कुछ गड़बड़ हो गया मुझसे शायद। झांसी की रानी ये वाला था, ये। चलो, हाँ, इसमें आप लोगों ने ये वाला बोला था ना, तो चलो मैं इसको करके देखती हूँ। ये सही है? हाँ, ये सही बता रहे हैं, जबकि नदी पार नहीं कर, नाला था। सॉरी, चलो ठीक है। नेक्स्ट है, अब इसमें बताइए, झांसी की रानी की, इसको फुल स्क्रीन कर रही तो कुछ गड़बड़ हो रहा है। अरे मैम निपुण मतलब कुछ लोड हो रहा है। अच्छा, यही लोड हो रहा है वापस से। अच्छा ठीक है, हमारा अगला करना था। अच्छा, इसको नेक्स्ट करते हैं। झांसी की रानी की विशेषताएं नहीं है। निडर, वीर और युद्ध कला में निपुण, स्वाभिमानी। मैम निडर, अभिमानी और युद्ध कला में निपुण। अभिमानी नहीं थी वो अभिमानी नहीं थी। इसमें चौथा ऑप्शन दिख ही नहीं रहा है। मैम स्क्रॉल डाउन करने से एक सेकंड, इसमें नहीं आ रहा है, बट चौथा आंसर, वैसे ये आंसर सही है। वो अभिमानी नहीं थी, स्वाभिमानी थी, अभिमानी नहीं थी। कविता में किस वीर सैनिक का नाम नहीं आया? देखती हूँ इसको जरा करके, क्यों नहीं इसको बोल रहा है। वापस से उतना ही करते हैं जिससे वो सारा कुछ आए एक साथ, ठीक है ना। वापस से वही करती हूँ मैं। नहीं, यहाँ पर ये हो गया था हमारा कि वो नदी पार नहीं कर सकी। ओके, ये वाला हमने कर लिया था। नेक्स्ट ये था, नेक्स्ट। हाँ, कविता में किस वीर सेनानी का नाम नहीं आया? वीर कुंवर सिंह, सैनिक अभिराम,
बेगम हजरतगंज अजीमुल्ला। मैम सैनिक अभिराम। ऐसा आएगा। मैम बेगम हजरतगंज। मैम बेगम हजरत। बचपन में क्या नाम था? छबीली, वीर, दुर्गा देवी। छबीली। ओके, सही है। रानी का प्रिय खिलवाड़ क्या नहीं था? सैन्य गिरना, दुर्ग तोड़ना, शिकार करना, रानी बनना। मैम शिकार रानी करना। बनना। रानी बनना उनका खिलवाड़ नहीं था। लक्ष्मीबाई का विवाह किसके साथ हुआ था? गंगाधर राव। गंगाधर राव। ओके। लक्ष्मीबाई किसकी मुंह बोली बहन थी? गंगाधर राव नाना के कानपुर के नाना। कानपुर के नाना। कविता में वीरता का अवतार किसे कहा गया? लक्ष्मीबाई को, देवी लक्ष्मी को, दुर्गा देवी को, मराठा को? लक्ष्मीबाई को। लक्ष्मीबाई को। मतलब आप लोग पढ़ते नहीं है ऐसा लग रहा है। चलिए, ये वाला हो गया। चलो हम वापस एक और इसमें से निकालते हैं। चलिए, अगर कोई आपके सामने किसी स्वतंत्रता सेनानी को अपशब्द कहता है तो आप क्या करेंगे? बोलिए, कौन बोलना चाहे? कोई स्वतंत्रता सेनानी को अपशब्द कहता है या स्वतंत्रता सेनानी का अपमान करता है तो आपके मन में किस तरीके का भाव उत्पन्न होगा? आप क्या करेंगे? बताइए, कौन बोलना चाहेगा? कोई आंसर नहीं। मतलब आपके मन में कभी भी क्रोध नहीं आएगा क्या? देखिए, यहाँ पर आंसर है, स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने जीवन की परवाह किए बिना हमारे, आज हम जो स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं, हम अपनी इच्छा से जी रहे हैं, तब हमारे जब उन्होंने अपने प्राणों की बाजी लगा दी थी, उनका सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। अगर कोई मेरे सामने किसी स्वतंत्रता सेनानी को अपशब्द कहेगा तो मैं उसको समझाने का प्रयास करूंगा कि ये अशोभनीय कार्य है। हमें अपने स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मान देना चाहिए, उनके प्रयासों के कारण ही हम आजाद हो सके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन है। चलिए और हम देखते हैं दूसरा प्रैक्टिस आइटम क्या है। इसमें लर्निंग रिसोर्स क्या है? देखिए, अब इसमें से क्या आप लोग कर सकते हैं? पिछली बार भी हमने दिया था। अच्छा, ओके, चलिए अभी हम ये बाद में देंगे, आप लोग को दे देंगे। इसमें इतना ही, और देखते हैं फिर इसको हम करेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं करेंगे। अब हम वापस इसको स्टॉप करते हैं, वापस आते हैं मीट पर, और फिर हम टाटा इसको प्रेजेंट करते हैं। चलिए, ये एक क्विज है। इसको हटाना पड़ेगा पहले। क्विज आ रही थी यहाँ पर। चलिए ओके। रानी लगातार 100 मील तक घोड़ा दौड़ाती हुई कहाँ पहुंची थी? उत्तर दीजिए। आपके पास बुक नहीं है क्या? हाँ बोलिए। मैम ग्वालियर के जिंसी नाला। आप बुक नहीं खोले हुए हैं क्या? बुक नहीं है आपके पास? लगातार 100 मील तक घोड़ा दौड़ाती हुई कहाँ पहुंची?
करसो मील निरंतर पार कहाँ पहुंची है? स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थी? नो आंसर। पंडित जवाहरलाल। हाँ, गुड, वेरी गुड, पंडित जवाहरलाल नेहरू। एक बड़ा नाला रानी के लिए संकट क्यों बन गया? एक बड़ा नाला रानी के लिए संकट क्यों बन गया? क्योंकि उनका पहला घोड़ा उसमें गिर गया था और वो आगे नहीं बढ़ पाई। उन्हें दूसरा पहला घोड़ा तो पहले ही मर गया था, नया घोड़ा था जिसको युद्ध अभ्यास, उसका अभ्यास नहीं था, युद्ध अभ्यास नहीं था उस घोड़े को, इसलिए वो संकट बन गया। यह स्वतंत्रता की चिंगारी अंतरतम से आई थी, इसका आशय क्या है? मैंने स्वतंत्रता की जो आग थी वो अंदर से उत्पन्न हुई थी, लोगों के मन के अंदर से इसका। लेकिन आशय कैसे लिखते हैं? प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक भाग 1 वसंत, भाग 1 से के पाठ 10 झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से ली गई है। इस पंक्ति में कवित्री कहना चाहती हैं कि फिर यहां से शुरू करते हैं इसका अर्थ अभी हम बताएंगे इसको। अंग्रेज सबसे पहले भारत क्यों आए थे? मैम, अंग्रेज सबसे पहले भारत में व्यापार के लिए आए थे। चलिए अब हम यहाँ पर आंसर इसके देखते हैं। देखिए, रानी लगातार 100 मील तक घोड़ा दौड़ते हुए कालपी पहुंची थी। कर 100 मील निरंतर पार कालपी पहुंची थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ये बड़ा नाला रानी के लिए संकट इसलिए बन गया था क्योंकि उनका घोड़ा नया था, नाला ना पार करने के लिए अड़ गया था या उसे युद्धाभ्यास नहीं था। इस पंक्ति का अर्थ है कि स्वतंत्रता की चिंगारी उनके हृदय से निकल रही थी। इसको थोड़ा छोटा किया गया है, लेकिन हम वो पहले जब आशय स्पष्ट करते हैं तो उसको वर्णन करते ही करते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट हमारा है, ये तो हैंड आउट है, इसको ये क्या है? क्विज को देख लेते हैं, ठीक है? क्विज में देखते हैं आप लोग क्या कर। नाना धुंधपंत पेशवा जुटा रहा था सब सामान। इस पंक्ति में नाना धुंधपंत किस सामान को जुटाने में लगा था? महल का, विवाह का, युद्ध का, सुरक्षा का? किसका सामान जुटा रहे थे? नाना धुंध पेशवा जुटा रहा था सब सामान। इस पंक्ति में नाना धुंधपंत किस चीज का सामान जुटाने में लगे थे? महल, विवाह, युद्ध और सुरक्षा। कोई आंसर ही नहीं आता है आप लोगों के पर। मेरी आवाज आ रही है कि नहीं? सायरा फिर बता रहे हैं हमारे मैम युद्ध का सामान जुटा रहे। मैम युद्ध का सामान जुटा रहे थे। मैम युद्ध का सही है। चलो अगला है प्रश्न सेकंड। इसमें संबंध कारक को पहचानिए। इनमें से संबंध कारक कौन सा है? हे ओ, हे अरे ओ, से के लिए, का की के, ना नी ने। हे हरे हो। संबंध कारक, संबंध कारक मैम से के लिए मतलब कारक भी नहीं पढ़ा। काके की। मैम काके की मतलब पढ़ाई नहीं कर रहे हो आप अभी। आपको मालूम है आपका गूगल फॉर्म का टेस्ट व्याकरण का ही होने वाला है। मैम मैंने सोचा संबोधन। रानी लगातार 100 मील तक घोड़ा दौड़ाती हुई कहाँ पहुंची? कालपी, ग्वालियर, झांसी, दिल्ली। कालपी। हाँ, अब तो सबने सुन लिया। चलिए नंबर 4। सबसे पहले भारत में अंग्रेज क्यों आए थे? व्यापार करने। ये तो क्विज वहां पर भी दिया जा रहा है।
ओके, उसके बाद जब रानी जब वीर गति को प्राप्त हुई तब उनकी उम्र थी 40, 30, 23 और 32। 23 साल की थी वो। स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, एक बड़ा नाला रानी के लिए संकट क्यों बन गया? क्योंकि उनका घोड़ा नाला ना पार करने के लिए अड़ गया था। ओके, चलिए सही है। अगला है प्रश्न, यह स्वतंत्रता की चिंगारी अंतरतम से आई थी, पंक्ति का आशय है स्वतंत्रता की चिंगारी से लोग जल रहे थे, स्वतंत्रता की चिंगारी सबके हृदय से निकल रही थी, स्वतंत्रता की चिंगारी अंग्रेजों के अंदर से जला रही थी, स्वतंत्रता की चिंगारी से सारा देश जल रहा था। अंतरतम माने हृदय, हृदय से आई थी। हृदय से। सही है। 9वां, रानी के साथ उनकी कौन सी सहेलियां युद्ध में जुटी थी? तलवार और कटार, काना और मनु, काना और मंदिरा, काना और मंदरा। तलवार और कटार। काना और मंदरा। काना और मंदरा सखियों ने भी भारी मार मचाई थी, ये याद है आपको? चलिए, यस ये क्या, अच्छा सबमिटिंग बदली। चलिए अगला प्रश्न है 11वां, एक बार स्कोर देख लेते हैं क्या है इसमें। झांसी की रानी भाग। चलिए तो वही, चलिए हम वापस दीक्षा पर पहुंचते हैं, इसको स्टॉप करते हैं, ठीक है ना? आपको दिख रहा है क्या? स्क्रीन दिखाई दे रही है? मैम ब्लैक हो रही है स्क्रीन। चलो एक सेकंड, मैम दिखाई दे रही है स्क्रीन। अभी चलिए मैं दोबारा से प्रेजेंट करती हूँ। दीक्षा से हम एक्सरसाइज निकालते हैं। मैम आपकी स्क्रीन ब्लैक हो रही है। अभी नहीं दिख रही क्या? मैम जो स्क्रीन दिख रही है मैम एकदम क्लियर है। क्लियर। मैं नहीं दिख रही। स्क्रीन बिल्कुल क्लियर है, मैम दिख रही है। सब दिखती है आप लोगों का, बस एक वही है। चलो अब हम शुरू करते हैं इसकी एक्सरसाइज, इस पार्ट की। किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई, इस प्रश्न का उत्तर आपको देना है। इस पंक्ति में किस घटना की ओर संकेत किया गया है? किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई, इस पंक्ति। मैं बोलूं? हाँ बोलो मैम, इस पंक्ति में रानी लक्ष्मीबाई के पति यानी झांसी के राजा गंगाधर राव की मृत्यु की ओर संकेत किया गया। गुड, वेरी गुड। मुझे तो लगता है कि एक दो छोड़कर कोई भी आंसर नहीं देता, यही आंसर देती है पूरी, सब सुनते रहते हैं। तो इस पंक्ति में किस घटना क्या पता है? इस पंक्ति में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के पति राजा गंगाधर राव की मृत्यु की ओर संकेत किया है। काली घटा गिरने की बात क्यों कही गई है, बोलिए। मैंने सब जब एक्सप्लेन किया था तब ये सब बातें बताई थी हमने, बोलिए। मैम बोलूं? हाँ बोलो। रानी लक्ष्मीबाई के पति गंगाधर राव की आकस्मिक मृत्यु हो जाने के कारण रानी के जीवन में काली घटा गिरने की बात की गई है। राजा की मृत्यु के कारण रानी असमय विधवा हो गई हैं और साथ ही राजा की अपनी संतान न होने
के कारण अंग्रेजों को झांसी पर कब्जा करने का मौका मिल गया था। हाँ, तो काली घटा का मतलब है राजा की मृत्यु हो जाने के कारण से रानी के ऊपर संकट और दुख के, काली घटा मतलब संकट और दुख के काले बादल छा गए हैं, क्योंकि राजा की मृत्यु असमय हुई और उस समय उनके कोई संतान नहीं थी और अंग्रेज अपने राज्य में उस राज्य को मिलाने की कोशिश कर रहे थे। तो संकट और दुख के घने बादल उनके ऊपर छा गए थे। चलिए, कविता की दूसरी पंक्ति में भारत को बूढ़ा कहकर उसमें नई जवानी की आने की बात कहकर सुभद्रा कुमारी चौहान क्या कहना चाहती हैं? चलिए बताइए। मैं बताऊं? हाँ बोलिए। बूढ़ा कहा है, फिर नई जवानी कहा, तो बूढ़ा क्यों कहा, फिर उसमें नई जवानी आई क्यों कहा, ऐसा बोलिए। कविता की दूसरी पंक्ति में भारत को बूढ़ा कहकर बूढ़ा इसलिए पुकारा गया था क्योंकि जब वह अंग्रेजों के कब्जे में आ गया था तब वो धीरे धीरे वो बूढ़ा होने लगा और वो अपनी खुद की स्वतंत्रता के ऊपर उसका कोई हक नहीं था और बाहर के जो ब्रिटिशर्स आए थे उनके कैद में वो फंस गया था और उससे नई जवानी आने की बात कहकर सुभद्रा कुमारी चौहान ने यह बताना चाहा कि जब रानी लक्ष्मीबाई ने हिंदुस्तान की स्वतंत्रता की लड़ाई को जब लड़ना चाहा तब उसमें एक नई जवानी आ गई थी और उसमें एक नया जोश था अपनी स्वतंत्रता के लिए। देखिए, बूढ़ा इसलिए कहा गया था क्योंकि अंग्रेजों की गुलामी करते करते भारत कई वर्षों से क्या है, अंग्रेजों की गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। इसके कारण से कमजोर और जर्जर और कमजोर हो गया था, जर्जर हो गया था। उसे किसी भी प्रकार का कोई स्वतंत्रता का हक नहीं था, अधिकार नहीं था, इसलिए वो बूढ़ा था। नई जवानी की बात इसलिए कहा गया है, जवानी एक जोश का प्रतीक होती है। जब झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन अंग्रेजों के खिलाफ एक खोला तो लोगों के मन में भी अपनी आजादी के लिए एक जोश, एक उत्साह पैदा हो गया, इसलिए नई जवानी आने की बात कही है। अगला प्रश्न है, झांसी की रानी का जीवन की कहानी अपने शब्दों में लिखो। यह भी बताओ कि उनका बचपन तुम्हारे बचपन से अलग कैसे था, तो ये तुमको लिखना है। पूरे पाठ में झांसी की रानी के बारे में बताया गया है और उनका बचपन कैसा था, तुम्हारा बचपन कैसा अलग है, वो क्या खेल खेलती थी, उस समय भारत कैसा था, आज भारत कैसा है, उनके खिलौने क्या थे, आपके खिलौने क्या हैं, उनको किन चीजों का शौक था, आप किन चीजों का शौक रखते हैं। तो ये सब चीजों का एक कंपैरिजन करना है आपको अपना झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बीच में। ठीक है, पूरी कहानी लिखने की आवश्यकता आपको नहीं है क्योंकि झांसी की रानी की कहानी आप सभी लोगों ने देखी है और सुनी है। तो आपको सिर्फ क्या करना है, झांसी की रानी की जो बचपन की चीजें हैं उसको अपने बचपन से कंपेयर करना है। ठीक है, क्लियर हो गया सबका? ओके मैम। वीर महिला की इस कहानी में कौन कौन से पुरुष के नाम आए हैं, इतिहास की कुछ अन्य वीर स्त्रियों की कहानियां खोजो। तो ये क्वेश्चन तो आप सभी लोग कर लेंगे, आपके पाठ में नाम आए हैं किन किन पुरुषों के। ठीक है, अब आपको एक जो वर्क मिल रहा है एक्टिविटी, वो ये है, किसी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को छोड़कर सन 1857 से या सन 1947 से पहले की बात की हम नहीं कह रहे, वीरांगनाओं की कोई एक किसी की आपको वो सुनानी है, एक किसी वीर स्त्री के, वीर स्त्री मतलब वीरांगना के विषय में। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बारे में नहीं लिखना है आपको और 1947 के बाद के वाले की में नहीं लिखना है। उससे पहले स्वतंत्रता आंदोलन के समय और भी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के अतिरिक्त भी और भी वीरांगनाएं रही हैं, उनके बारे में आपको जानकारी एकत्रित करना है
A4 साइज पे उसका चित्र लगाना है, उसके बारे में लिखना है, आपको सुनाना है। यहाँ पर फाइल बाद में हम जमा कर लेंगे। चलिए कल हाँ मैम देख के सुनाएंगे। हाँ देख के सुना देना। और फाइल तैयार रखना, बहुत सारी चीजें हमने आपको दे रखी है, उसको तैयार रखना है, ठीक है, क्योंकि लास्ट में ये सब चीजें जमा तो होंगी। कविता में किस दौर की बात है, कविता से उस समय के माहौल के बारे में क्या पता चलता है, किस दौर की बात कही गई है कविता में, बताइए। मैम जो झांसी की रानी के साथ लड़ी है मैम, उनका नाम, उनके बारे में लिखना है। कौन पूछ रहा है मुझे ये? वैशाली। अभी मैं रुको एक मिनट, वापस आती फिर वैशाली को बात करनी। वैशाली मुझे ये बताओ कि अभी मैंने क्या बताया था, ये बताओ मुझे कि किसके बारे में लिखना है। आप ही मुझे बताओ, पहले आपने क्या समझा, फिर मैं दोबारा आपको बता दूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको बताने में, लेकिन अभी जो मैंने बताया कि आपको क्या लिखना है, तो है ना। मैम 1997 से पहले जो भी महिला वीरांगना हुई, हम उनके बारे में एक महिला 1947 मतलब 97 नहीं, 1947 1947 से पहले की किसी एक वीरांगना मतलब वीर स्त्री के बारे में हमको लिखना है, चित्र लगाना है और लिखना है। तो अब मुझे बताइए, क्या मैंने ऐसे बोला कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बारे में लिखना है? मैंने क्या कहा कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई उसके बारे में तो हम पढ़ने जा चुकी हैं, और हमको कोई और वीरांगना अभी अभी दिखा आपको क्लियर है? मैम बहुत ज्यादा इको हो रहा है। हाँ मैम प्रेजेंटेशन की ऑडियो बंद कर दीजिए। मैम प्रेजेंटेशन की ऑडियो बंद कर दीजिए तो बंद हो जाएगा। ओके चलिए चलिए, मैं वापस से दीक्षा पर आती हूँ, अभी ठीक है? यस यस मैम। बोलिए आप लोग। यस मैम। यस मैम। हाँ चलिए ठीक है। तो कविता में किस दौर की बात है, कविता के से उस समय के माहौल का क्या पता चलता है, बताइए। मैं बोलूं? हाँ बोलिए। कविता में वर्ष 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौर की बात कही गई है। संग्राम में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उस समय के माहौल के बारे में ये पता चलता है कि देश गुलाम था और लोगों के दिलों में देश प्रेम की ज्वाला भड़क रही थी। गुड। बस इतना ही। अच्छा, तो ये कविता सन 1857 माने 1857 के समय के बारे में कहा जा रहा है, जब प्रथम स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ था, जहां झांसी की रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध लड़ रही थी। उस समय कविता में ये माहौल समझ में आता है कि केवल झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ही नहीं, बल्कि लोगों के मन में स्वतंत्रता के प्रति वो जागरूक हो गए थे। उनके मन में स्वतंत्रता, अंग्रेजों की गुलामी करते हुए थक चुके थे, वो स्वतंत्र होना चाहते थे। लोग अपने अपने स्तर पर स्वतंत्रता के लिए प्रयास कर रहे थे। इसके अतिरिक्त और यदि इससे पहले की थोड़ी बात हम करेंगे तो उसमें यह बात भी कहा गया है कि अंग्रेजों के द्वारा लगातार अपमानित हो रहे थे, उनको अपमानित किया जा रहा था। उसके बाद ही उन लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ एक मोर्चाबंदी की और स्वतंत्रता के लिए प्रयास शुरू किए। चलिए आगे प्रश्न है, सुभद्रा कुमारी चौहान लक्ष्मीबाई को मर्दानी क्यों कहती है? मैम मैं आई दोनों ने बोला, पहला किसने बोला? मैम मैंने वैशाली था। वैशाली बोलो, वैशाली बोलो। कार्य मर्दों के लिए माने जाते हैं, परंतु लक्ष्मीबाई ने इसे गलत साबित करते हुए युद्ध भूमि में शस्त्र उठकर अंग्रेजों से जमकर लुड़ा लिया। उन्होंने मर्दों जैसी वीरता तथा गुणों को दिखाया।
इसलिए सुभद्रा कुमारी चौहान लक्ष्मीबाई को मर्दानी कहती है। मर्दानी कहते हैं। एक बार फिर से बताओ, आवाज थोड़ी सी स्पष्ट नहीं थी, स्टार्टिंग का फिर से बताओ, क्या बोला था आपने? युद्ध जैसे कार्य के लिए माने जाते हैं। मैं शुरू से बता रही। युद्ध यही जैसे तो मैं, कार्य हाँ बोलिए। युद्ध जैसे कार्य मर्दों के लिए माने जाते हैं, परंतु हाँ, लक्ष्मी युद्ध जैसे जो क्षेत्र हैं वो मर्दों के लिए माने जाते हैं। परंतु लक्ष्मीबाई ने इसे गलत साबित करते हुए युद्ध भूमि में शस्त्र उठकर अंग्रेजों से जमकर लोहा लिया। तो क्या हुआ कि युद्ध जैसे क्षेत्र जो होते हैं वो क्या होते हैं, पुरुषों के लिए माने जाते हैं, मर्दों के लिए माने जाते हैं। लेकिन झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने इसे गलत साबित कर दिया और स्वयं युद्ध के मैदान में अपने रण कौशल को बिल्कुल एक पुरुषों की भांति दिखाते हुए युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुई और उन्होंने अंग्रेजों से लोहा लिया या अंग्रेजों का सामना किया। इसलिए सुभद्रा कुमारी चौहान ने उन्हें मर्दानी कहा है। चलिए अगला है, बर्छी, कृपाण, कटारी उस जमाने के हथियार थे। आजकल के हथियारों का नाम पता करो। तो ये भी मैं बताऊं? हाँ बोलिए। आजकल के हथियारों के कुछ नाम हैं, जैसे कि बंदूक, हथगोले, राइफल्स, असॉल्ट राइफल, स्नाइपर्स और ग्रेनेड लॉन्चर्स, हैंड और हाँ तोप आदि चीजें हैं ओके। जो कि हम आजकल के हथियारों के नाम से जाने जाते हैं। चलिए, लक्ष्मीबाई के समय में ज्यादा लड़कियां वीरांगना नहीं हुई क्योंकि लड़ना उनका काम नहीं माना जाता था। भारतीय सेनाओं में अब क्या स्थिति है पता करो। भारतीय सेनाओं में क्या स्थिति है? तीनों सेनाओं मैं में। बोलूं? हाँ बोलिए। मैम आजकल लड़कियों की सेना में काफी भागीदारी, लेकिन पुरुषों के बराबरी तो नहीं है। इससे संतोषजनक नहीं कहा जा सकता, फिर भी उस समय की तुलना में ये बेहतर है। हाँ देखिए, आज भारतीय लड़कियों के बारे में बात किया जाए तो भारतीय तीनों सेनाओं में उनकी उपस्थिति उन्होंने अपनी दर्ज की है। तीनों सेनाओं में, जल, थल और वायु सेना में उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज की। ये पुरुषों के अनुपात में ये स्थिति कम है, संतोषजनक नहीं है फिर भी, लेकिन पहले से ज्यादा बेहतर स्थिति में लड़कियां आई हैं और सेना में भी अपने कौशल को दिखा रही हैं। भाषा की बात नीचे लिखिए, वाक्यांशों बाकी के हिस्सों को पढ़िए, जैसे झांसी की रानी, मिट्टी का घरौंदा, प्रेमचंद की कहानी, पेड़ की छाया, ढाक के 3 पात, नहाने का साबुन, मील का पत्थर, रेशमा के बच्चे, बनारस के आम। देखिए का, की, के, यहाँ पर ये देख रहे हैं तो देख रहे हैं संबंध कारक यहाँ पर दिया हुआ है। का, की और का, के, की दो संख्याओं का संबंध बताते हैं। ऊपर दिए गए वाक्यांशों में अलग अलग जगह पर तीनों का प्रयोग हुआ है, ध्यान से पढ़ो और कक्षा में बताओ का, के, की का प्रयोग कहाँ और क्यों हो रहा है। मतलब कहाँ होता है, दो संज्ञाओं का संबंध बताने के लिए इस संबंध कारक का प्रयोग हम करते हैं। चलिए अब आगे आता है जो हमने आपको एक फाइल बनाने के लिए दिया था वीरांगनाओं के बारे में, किसी एक वीरांगना के बारे में। तो यहाँ पर बहुत सारी दी गई है। प्रकाशन विभाग नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित भारत की महान नारियां श्रृंखला की पुस्तकें हैं। ये भारत की महान नारियां है, ये प्रकाशन है नई दिल्ली द्वारा प्रकाशन विभाग। यहाँ पर भारतीय महान नारियों की चर्चा की गई है इस पुस्तक में। लेकिन आपको किसकी लेनी है? 1947 से पहले की, 1947 आजाद भारत की नहीं लेनी है हमको, गुलाम भारत की नारियों की कहानी, महान नारियों के बारे में चर्चा करनी है। ठीक है, चलिए आगे है चिल्ड्रंस बुक ट्रस्ट नई दिल्ली से प्रकाशित कमला शर्मा द्वारा उपन्यास अपराजिता। ये अपराजिता एक स्टोरी है और देखते हैं क्या है इसमें। ठीक है, ये तो वापस फिर से पूरा निकालना पड़ेगा।
आगे बढ़ा दिया तो अपराजिता वाला रह गया। चलिए, कमला शर्मा की एक स्टोरी है अपराजिता। आज तो हम बहुत सारी चीजों को देखते हैं कि बहुत सारे दिव्यांग लोग, जैसे अरुणिमा सिन्हा के बारे में हमने अभी देखा या सुना, अभी नया लेटेस्ट वो केबीसी में आई और बताया कि कैसे उनको ट्रेन से फेंक दिया गया, कैसे उन्होंने जूझा, फिर कैसे उन्होंने माउंटेनिंग की। ये सब चीजें, बहुत सारी वीरांगनाएं हैं। लेकिन यहाँ पर एक कमला शर्मा का उपन्यास है अपराजिता। ये अपराजिता का मतलब होता है जिसको पराजित नहीं किया जा सकता। स्त्रीलिंग बना दिया, अपराजित पुल्लिंग शब्द हो जाएगा, अपराजिता स्त्रीलिंग। जिसको पराजित नहीं किया जा सकता वह है अपराजिता। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक स्टोरी है उनकी अपराजिता की, कि एक लड़की है जिसका जन्म हुआ और जन्म के बाद उसके 1.5 साल के बाद उसके पूरा नीचे का शरीर, बस केवल सिर रह गया और पूरा शरीर पैरालाइज हो गया। बड़े 2-3 साल की कठोर परिश्रम की, उसकी माँ की मेहनत के, उसके शरीर में जान तो आई, लेकिन फिर भी सिर्फ ऊपर के हिस्से में आई और कमर से नीचे का हिस्सा पैरालाइज हो गया। लेकिन वो कभी हताश और निराश नहीं हुई, हमेशा आगे बढ़ती रही। और उसने मेडिकल एग्जाम दिया, उसमें भी उसका सिलेक्शन हुआ, लेकिन दिव्यांग होने के कारण से उसे सर्जन नहीं बनाया जा सका। उसके बाद उसने फिजिक्स जैसे विषय को चुना और वहां पर पीएचडी करके एक चेन्नई के एक आईआईटी कॉलेज में प्रोफेसर बनी। कई भाषाओं का उसने ज्ञान दिया। तो लेखिका ने ये, पता है ये स्टोरी क्यों लिखी, ये उपन्यास क्यों लिखा? किसी एक व्यक्ति के लिए बताने के लिए कि एक व्यक्ति वहां जा रहा था, एक इंटरव्यू के लिए जा रहा था ट्रेन से, और ट्रेन में चढ़ते समय, चलती हुई ट्रेन में चढ़ते समय उसके एक हाथ में चाय का कुल्हड़ था, वो फिसल गया और गिरने के कारण उसका एक हाथ फट गया। वो इतना डिप्रेशन में आ गया, बहुत दिनों तक दवाइयां खाता रहा कि मेरा एक हाथ फट गया, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, और मेंटल असाइलम पहुंच गया। तो लेखिका ने ये बताया कि एक हाथ कट जाने पर लोग इतने हताश और निराश हो जाते हैं, जबकि उसका तो नीचे का पूरा शरीर ही दिव्यांग है। उसके बाद भी उसने कभी भी हताश और निराश नहीं हुई और जीवन पथ पर आगे बढ़ी। उसकी माँ उसके साथ में हमेशा खड़ी रही। आपने पाठ भी एक और पढ़ा था, हेलन केलर पढ़ा था, हाँ, उसमें भी यही बताया गया था। तो व्यक्ति को कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई भी कार्य उसके लिए अंतिम नहीं होता है। कोई भी कार्य उसके लिए अंतिम नहीं होता है। फर्स्ट क्या होता है, हमने एक प्रयास होते हैं, प्रयास कब सफल हो जाएंगे ये पता नहीं। ये नहीं होता कि हमने ये काम किया, हमने ये प्रयास, तो हमारे मन में ये भाव होना चाहिए कि हमने प्रयास किया। जैसे मान लीजिए झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बारे में मान लीजिए, उदाहरण के तौर पर हम उन्हीं को ले लेते हैं कि उन्होंने स्वतंत्रता, भारत को स्वतंत्र बनाने के लिए प्रयास किया, उन्होंने बलिदान दिया। उसके बाद लोग सोच लेते कि भाई वो तो प्रयास किया था, वो तो सक्सेस नहीं हुआ और जान गंवानी पड़ी। नहीं, लोगों के लिए वहां प्रेरणा स्रोत हो गई। प्रेरणा स्रोत होकर उन्होंने क्या किया, भारत को आजाद कराने के लिए लोगों के मन में स्वतंत्रता के प्रति उत्साह पैदा कर दिया, जागरूक कर दिया। सोई नींद जगानी थी, ये भी एक उसमें है, सोई नींद जगानी थी, मतलब उनको भी सोए हुए लोगों को जगाना था उन्हें। तो इस तरीके से यहाँ पर बात कही गई है। कभी भी जीवन में हमारे साथ कुछ भी कितना भी दुखद हो जाए, वो एक क्षण होता है, एक पल होता है जब हो जाता है कभी कभी हमारे जीवन में कुछ गलत, लेकिन उसको पूरा जीवन नहीं मानना चाहिए। उसको जीवन मानकर हताश और निराश होकर नहीं बैठना है। हमको हमेशा हर कदम पर आगे बढ़ना है। हाँ, ये नहीं कहना चाहिए कि मैं ये काम कर रहा हूं, मैं ये प्रयास कर रहा हूं। यदि आपका ये भाव हो जाएगा कोई भी नए काम को करने के लिए या किसी भी कार्य को करने के लिए कि हाँ ये मेरा एक प्रयास कर देखता हूँ, हो सकता है 2-4-10 प्रयास करने पड़ जाए तो हमारा काम हो जाएगा। इस तरीके से
चलिए अब हम अगला देखते हैं। देखो यहाँ पर पेशावर, ये पहले ये पाकिस्तान पूरा हमारे ही भारत का एक पार्ट था, तो ये पेशावर जो है वो पाकिस्तान में है आज। और ये दिखाया जा रहा है रुड़की, शाजापुर, मेरठ, दिल्ली, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, ये सब, इटावा, मानिकपुर और ये लखनऊ, ये सब पूरा आरा, पटना, यहाँ पर ये सब क्या बिंदु दिखाए जा रहे हैं, ग्वालियर, ये सब चटगांव, ये पूरा जहां पर इन लोगों ने सन 1857 में ही क्रांति शुरू हो गई थी। यहाँ इन सब स्थानों में 1857 में ही क्रांति की शुरुआत कर दी गई थी। ये सन 1985 में एनसीईआरटी द्वारा प्रकाशित पुस्तक इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस विजुअल्स एंड डॉक्यूमेंट्स के संभार से लिया गया एक चित्र है। एक संग्राम के केंद्र रहे थे, ठीक है ना, ये सब उस समय 1857 में संग्राम के केंद्र रहे थे, ठीक है। चलिए ये हमारा पार्ट कंप्लीट हो गया, कल हम नेक्स्ट लेसन शुरू करेंगे। आप लोगों